क्लास है। तो कल आप लोगों ने समझा, कुछ दिक्कत नहीं हुई? इस तरीके से ही चलना है ना मुझे, या और कुछ हो तो बता देना। हालांकि और कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस मैं वैसे करूँगी भी नहीं, क्योंकि मतलब ठीक है, हिंदी में आप लोगों को समझा रही हूँ, फिर से सारे टॉपिक्स करवा रही हूँ, इतना ही है सफिशिएंट। इससे ज़्यादा क्योंकि फर्स्ट यूनिट तो थी ही बहुत ईजी सी, मेनली तो सारे टर्म्स ही टर्म्स थे, तो उसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा था भी नहीं कि ये कोई डेरिवेशन समझ में नहीं आया या कोई बहुत बड़ा टॉपिक बीच में ऐसा तो कुछ रहा नहीं होगा। मुझे समझ में आया थोड़ा इंग्लिश वगैरह का आप लोगों को थोड़ा लैंग्वेज का इशू रहा होगा, तो वो अब क्लियर कर ही रहे हैं अपन, ठीक है। कुछ डेफिनेशन है मैं जैसे बोल देती हूँ, तो आप लोग वीडियो बीच में पॉज कर करके और उसको हिंदी में लिख लिया करो। जहाँ आपने इंग्लिश में लिख रखा है उस पर पेंसिल से लिख लो या दोबारा लिखना चाहो, जैसे भी आप लोगों को जैसे सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कल हमने स्टार्टिंग में कहाँ से देखा था? नॉर्मली हमने बात की थी, देखो कल एक लेक्चर में ही हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर ली थी, क्योंकि रिवीजन करते हैं तो फटाफट से होती जाती है चीज़ें। और दूसरा ये भी है कि शुरुआत में जो क्लासेस ली थी वो काफ़ी छोटी छोटी होती थी, आपकी आधे घंटे की 40 मिनट की ऐसे। अभी थोड़ी लंबी क्लास भी ले रहे हैं हम इस वजह से। तो आप लोगों का हमने कल नॉर्मल टर्म्स देखे थे, जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स का जीरो लो हमने पढ़ा था, ऊष्मागतिकी का शून्यता का नियम हमने देखा। उसके अलावा हमने क्या देखा, जैसे कि सबसे पहले हमने बात की ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, खुला निकाय, बंद निकाय, बलगीत निकाय, 3 प्रकार के निकाय। उसके अलावा निकाय निकाय किससे जुड़ा होता है? परिवेश से। दोनों को अलग कौन करता है? परिसीमा। और इन तीनों को मिला दे तो टोटल हमारे पास क्या बन जाता है? हमारा यूनिवर्स बन जाता है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन, कार्य का ऊष्मा में परिवर्तन, ये चीज़ समझ में आ गई। हमने देखा था फिर हीट में और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, ताप में और ऊष्मा में, ठीक है। हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस वो समझ में आ गया। दूसरी चीज़ हमने देखी थी आंतरिक ऊर्जा, ई या फिर यू का मान, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आज किया गया कार्य, किसी भी ऊष्मागतिकीय निकाय के द्वारा किया गया कार्य। अब मुझे ये ध्यान नहीं है कि लास्ट लेक्चर में जब मैंने फर्स्ट टाइम करवाया था तो आप लोगों को मैंने ये टॉपिक कैसे हिंदी में करवाया था, इंग्लिश में करवाया था। तो जो भी हो, अगर इंग्लिश में भी लिखा हुआ हो तो उसके ऊपर आप इंग्लिश में ये लिख लो, और अगर हिंदी में ही हो तब तो बढ़िया ही है, समझ लो ओनली उसको। कि हेडिंग दो, किसी ऊष्मागतिकीय निकाय के द्वारा आयतन परिवर्तन के दौरान किया गया कार्य। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम पहले आपने ये हेडिंग डलवाई नहीं थी, है ना? तो आप लोगों को मैंने पहले सीधे लिखवा दिया था ऊष्मागतिकीय निकाय द्वारा किया गया कार्य। वही कार्य है जो डी डब्ल्यू बराबर हमने पीडीवी की इक्वल निकाला। पीडीवी क्या होता था? वही तो होता था वॉल्यूम में परिवर्तन, आयतन में चेंज, वही चीज हमने लिख रखा है, ठीक है। आयतन परिवर्तन के दौरान लिख लो हेडिंग। ठीक है, तो देखो इसके अंतर्गत हमें क्या देखना है कि आयतन परिवर्तन के दौरान किया गया कार्य कितना होता है, और इसका आंसर आप लोगों को पता है कितना होता है? W इक्वल टू पी डीवी। यहाँ डीवी का अगर हम समाकलन करें तो कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल से फाइनल तक, प्रारंभिक आयतन से अंतिम आयतन तक। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और आप लोग जानते हो इसको, ठीक है। लेकिन
अभी अगर क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं और ठीक है थोड़ा आराम आराम से सब चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ ये मान आया कहाँ से। फर्स्ट टाइम जब हमने पढ़ा था तब शायद मैंने आपको ये नहीं बताया था ये कहाँ से आया, इसलिए क्योंकि ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है। W इक्वल टू पी डी वी कहाँ से आया, इसके डेरिवेशन डिराइव करो, ऐसा क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आप लोगों के थोड़े थोड़े जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहें। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम कार्य कहते किसे है, उष्मागतिकी में हम कार्य कहते किसे है। तो कार्य क्या होता है हमारे पास, अगर हम ये बात करें कि कोई भी उष्मागतिकी निकाय है उसमें किया गया कार्य किसके द्वारा डिफाइन करते हैं हम, किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है कि उष्मा की कितनी मात्रा जो है जो कि फ्लो हो रही है, उष्मा की कितनी मात्रा फ्लो हो रही है, कहाँ फ्लो हो रही है, दो अलग अलग बाउंड्रीज के बीच में। बाउंड्रीज मतलब दो विभिन्न परिसीमाओं के मध्य में, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग या निकाय और उसका परिवेश, उन दोनों की जो सीमा है, तो उन दोनों के अक्रॉस कितनी उष्मा की मात्रा जो है वो फ्लो हो रही है। किसके कारण फ्लो हो गया, जब हम किसी प्रकार का बल कार्य करते हैं, किसी प्रकार का हम बल लगा रहे हैं उस पर, तो उन दोनों के मध्य में कितनी ऊर्जा की मात्रा फ्लो हो रही है, वही एक प्रकार से क्या कहलाता है, उष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य। समझ में आया, मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि ये हमारे पास क्या है, कोई हमारा सिस्टम है, निकाय है, और ये हमने मान लिया बाकी बाहर का परिवेश है, ये परिवेश है और ये निकाय है, इन दोनों के मध्य में ये हमारी बाउंड्री है, ठीक है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर इस निकाय पर कुछ दूरी से अगर हमने इस पर कोई बल अप्लाई किया है, किसी भी रूप में हमने इस पर कोई फोर्स लगाया, तो उस बल के कारण कितनी उष्मा जो है इसके एक्रॉस फ्लो हो रही है, कितनी उष्मा निकाय से परिवेश तक जा रही है, परिवेश से निकाय तक प्रवाहित हो रही है, वो उष्मा की मात्रा ही एक प्रकार से क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। और वैसे भी हम जानते हैं 11th 12th से भी हम लोग पढ़ रहे हैं, कार्य क्या होता है, कार्य वर्क होता है, और जो हमारी उष्मा होती है उन दोनों का मात्रक वगैरह यूनिट वगैरह सब हम लोग सेम ही लेते हैं, क्योंकि किया गया कार्य क्या होता है, एक प्रकार से वही उष्मा की मात्रा ही होती है, ठीक है ना। तो ये होता है। अब इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहोगे या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आप लोगों को कहाँ डेफिनेशन लिखवाऊँ और कहाँ पे नहीं लिखवाऊँ, ये कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। इस वजह से चलो मैं नॉर्मली आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ हमारे एग्जाम में आने जैसा नहीं है, बस आप लोग को नॉर्मली पता होना चाहिए। अगर लिखने का मन हो तो कहीं रफली आप लोग साइड में थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ठीक है ना। बाकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है ये सब आपके ऐसे नहीं आता बीएससी लेवल पे कि कार्य के डेफिनेशन दो और ऐसे नहीं आता है, ठीक है, या इसको डिराइव करने का आएगा नहीं। लेकिन हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी उष्मागतिकीय निकाय में किया गया कार्य, किसी उष्मागतिकीय निकाय में किया गया कार्य उस उष्मा के प्रवाह की दर को बताता है या उष्मा प्रवाह की मात्रा को बताता है, जो कि किसी बाह्य बल के कारण, किसी बाह्य बल के कारण निकाय तथा उसके परिवेश के मध्य, निकाय तथा उसके परिवेश के मध्य प्रवाहित हुई हो, निकाय तथा उसके परिवेश के मध्य प्रवाहित हुई हो। निकाय तथा उसके परिवेश के मध्य प्रवाहित हुई हो, ठीक है। लिखना चाहो कोई तो लिख सकते हो, डेफिनेशन मैंने बोल दिया है, और बाकी नहीं लिखना चाहते तो भी कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जैसे अपन बात करें इस इक्वेशन को डिराइव करने की, तो देखो एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया है ये कोई निकाय है हमारे पास, ये हमारा कोई निकाय है। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं कि जैसे हमने इतनी दूर पे कोई गैस भर रखी है, या फिर कोई पानी भर दिया हमने, कोई द्रव भर दिया, कोई गैस भर दी हमने, जो भी, ठीक है। हमने क्या किया, अगर मान लो अंदर से गैस के अणु अगर इस पर किसी प्रकार का बल लगा रहे हैं, ठीक है ना, या फिर हम बात करें किसी प्रकार के या ऊपर से हम बल लगाएं, तो किसी लगाए गए बल के कारण प्रति एकांक एरिया में जो बल लगाया जाता है वही क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। दाब वही तो होता है। तो गैस का जैसे हम बोलते हैं ना दाब होता है किसी गैस का, तो आपके पास P बराबर क्या हो जाएगा, F/A। फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है।
तो दाब लगाने के कारण इसकी सतह क्या हो जाएगी, अपने स्थान से थोड़ी विस्थापित हो जाएगी। ये मान लिया हमने इतना विस्थापित हो गया, पहले इसकी दूरी कितनी थी, ये x ऊंचाई तक मान लो ये भरा गया था, जो भी जल था या गैस मान ली, गैस x ऊंचाई तक भरी गई थी। अब इसमें इतना विस्थापन हो गया, डेल्टा x विस्थापन हो गया। सिंपल, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पर इसके अंतर्गत जो कार्य किया गया है, कार्य बराबर क्या हो जाएगा। तो देखो निकाय में किया गया कार्य, अब कार्य की आप ये डेफिनेशन भूल जाओगे, जो आपने अभी तक पढ़ रखी 11 12 से, वो डेफिनेशन दो। तो किया गया कार्य क्या पढ़ा था हमने, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। मैंने तो यही पढ़ रखा है, आप लोगों ने भी ये पढ़ा होगा। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। हम ये अभी नहीं जानते कि ये फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ से आया। ठीक है, हम तो केवल अभी तक हमने जो पढ़ रखा है बल इंटू विस्थापन का फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो हम वही बात कर रहे हैं। ठीक है, या हमने यहाँ पर ये कोई पिस्टन लगा रखा था जिसके द्वारा हमने इस पर बल लगाया है। ठीक है, ये हमने इस पर बल लगाया, तो बल के कारण इसमें डेल्टा एक्स विस्थापन हो गया। ठीक, तो हमारे पास वर्क बराबर W बराबर क्या हो जाएगा, बल मतलब F, और विस्थापन कितना हो रहा है इसमें, डेल्टा एक्स के बराबर। A डॉट B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा। तो ये मान हमारे पास हो जाएगा FTX cos थीटा। क्यों हो जाएगा, चूंकि A डॉट B इक्वल टू होता है AB cos थीटा। इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, W इक्वल टू ये मान हमारे पास आ गया FTX cos थीटा के बराबर। अब यहाँ थीटा का हम कोई भी मान लेकर के नहीं चल रहे, थीटा हमारे पास कितना है, जो भी क्योंकि कुछ भी यहाँ पे एंगल नहीं दिख रहा है, 0 है, इसका मतलब थीटा का मान, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू कितनी लग जाएगी, FTX। भाई इसमें आप जितना फोर्स लगा रहे हो और जितना विस्थापन हो रहा है, उन दोनों के मध्य में बना हुआ कोण कितना है, तो बल भी तो आप इस डायरेक्शन में ही लगा रहे हो और विस्थापन भी अपना इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच में इसका मतलब बनने वाला एंगल कितना है, 0 डिग्री तो हुआ, कोई कोण नहीं बन रहा। और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका cos 0, इसका मान हो गया 1। तो F बराबर हमारे पास, सॉरी W बराबर क्या आ गया, FTX के बराबर आ गया मान। क्लियर है। अब F बल बराबर आपके पास क्या होता है, बल बराबर होता है, हम ये लिख रहे हैं चूंकि F बराबर होता है P इंटू A। कहाँ से आया मान, यहाँ से आ गया ना, क्यों, क्योंकि दाब P बराबर क्या होता है, F बटे A। तो F बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू A के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, ये मान हम यहाँ लिख देते हैं। तो W बराबर हमें क्या मिल जाएगा, P इंटू में A dx, P A और इंटू में dx। अब A डॉट dx क्या है, A आपके पास है एरिया, क्षेत्रफल, और dx है आपके पास इसकी ऊंचाई। तो क्षेत्रफल, ये पूरा इसका क्षेत्रफल, और इंटू ये ऊंचाई, तो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या बन गया, आयतन। ये मान हमारे पास बन जाएगा P इंटू dP। यहाँ से ये फॉर्मूला हमारे पास आता है W इक्वल टू पी डी वी। अब आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है हमें पता नहीं, आयतन कम ज्यादा जो भी हो, हमने मान लिया कुछ प्रारंभिक आयतन रहा होगा और परिवर्तन के बाद कुछ अंतिम आयतन हमारे पास आया। तो W बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P डॉट डी वी, बी इनिशियल से बी फाइनल तक, यहाँ से आता है ये मान। अब समझ में आ गया होगा। इससे इजी लैंग्वेज में कार्य को कुछ नहीं समझाया जा सकता। अगर आप लोग ये उतारना चाहते हो तो उतार लो, बिल्कुल सिंपल वे में हमने बताया। हमने क्या किया है, कोई हमारे पास एक पात्र था, एक बार फिर देख लो, ये हमारे पास एक पात्र था जिसमें हमने कोई गैस भर रखी थी, ऊपर से एक पिस्टन लगा रहे थे, पिस्टन पे हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, बल के कारण अंदर की तरफ क्या लगेगा, इसमें प्रेशर लगेगा, प्रेशर इस पे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स आप लगा रहे हो इस डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स लगाने के कारण क्या हुआ कि जो इसका जो ये लेवल था, लेवल इसका नीचे आ गया। ठीक है, मतलब अपने पास जो इसमें विस्थापन कितना हो गया, डेल्टा एक्स विस्थापन हो गया। क्लियर है। अब इस डेल्टा एक्स विस्थापन के कारण हम बात करें कि हमारे पास किया गया कार्य कितना हुआ, तो कार्य हमेशा जब भी आपने किसी वस्तु पर बल लगाया और वो विस्थापित हुई, तभी वो क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। पता है आप लोगों को। अभी अगर मैं इस दीवार पर, पीछे दीवार है, मैं इस पे कितना भी बल लगा दूं, तो क्या ये दीवार घिसक जाएगी अपनी जगह से, नहीं घिसकेगी। इसका मतलब मेरे बल लगाने के कारण कोई विस्थापन नहीं हुआ। तो
कार्य नहीं कहलाएगा। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने इस कंडीशन में कार्य किया है। कार्य केवल तभी होता है जब आपने बल लगाया तो उसमें कुछ विस्थापन भी हुआ हो। ठीक है, अभी इस बोर्ड को उठा के हम यहाँ से कहीं और रखें तो वो कार्य कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस पर बल लगा रहे हैं तो हम इसको विस्थापित भी कर पा रहे हैं। अगर हम दीवार पे कितना भी 1 घंटे तक बल लगा दें, दीवार तो अपनी जगह से नहीं खिसक जाएगी, तब वो कार्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो कार्य का जो नॉर्मल हमें डेफिनेशन पता है, बल इंटू विस्थापन। बल कितना है F, विस्थापन कितना हो रहा है डेल्टा x लगा दिया, a डॉट b क्योंकि a b cos थीटा होता है, ये फॉर्मूला लगा दिया। F के बीच में और डेल्टा x के बीच में कोण कितना बन रहा है? कुछ कोण जैसा तो दिख नहीं रहा हमें, मतलब 0 डिग्री बन रहा है। तो cos 0 का मान कितना होता है 1, वैल्यू कितनी आ गई F dx। अब F का मान निकालें तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ से बल बराबर क्या हो जाएगा? दाब इंटू क्षेत्रफल। तो ये हमने दाब इंटू क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्षेत्रफल और इंटू में डेल्टा एक्स आपका क्या है? ऊंचाई। तो पूरा क्षेत्रफल इस वॉल्यूम का और ऊंचाई, टोटल क्या मान आ गया? आयतन का मान आ गया डेल्टा वी। नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। लास्ट टाइम जब हमने किया था, मतलब शुरुआत में जब हमने पढ़ी थी फर्स्ट यूनिट, तब हमने ये डेरिवेशन नहीं किया था, है ना? तब हमने केवल ये मान लिखा था। अभी भी काम तो आपका ओनली यही है। मैं यही बोलूँगी, ऐसे डेरिवेशंस याद करने में टाइम वेस्ट मत करो, ओनली ये वैल्यू याद रखो, ये यूज में आएगी आपकी। ठीक है, अब इसमें ये एक और चीज, आप लोग क्योंकि छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हो और कमेंट में लिखने लग जाते हो। अब आप बोलोगे कि मैम इधर आप डेल्टा एक्स कर रहे हो तो इधर आपके पास डब्ल्यू कैसे आ रहा है? पता नहीं भाई, किसी का ध्यान चला जाए तो आप लोगों के लिए मैं क्लियर कर देती हूँ। इसको आप डेल्टा डब्ल्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा डब्ल्यू अपन ने मान लिया, यहाँ तक डेल्टा डब्ल्यू अपन लेके चल रहे हैं, डेल्टा डब्ल्यू लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम इसी कंडीशन में समाकलन कर रहे हैं तो हम दोनों डायरेक्शन में समाकलन कर देते हैं, यहाँ डेल्टा डब्ल्यू का भी समाकलन कर देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से मान कितना बन जाएगा? डब्ल्यू बराबर वी इनिशियल से वी फाइनल और वी टी पी। ठीक है, वो अंडरस्टूड सा है कि इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू ही रहा होगा, वो ऑब्वियसली सी बातें इंटीग्रेट होकर के आया है। लेकिन फिर भी आप लोग अगर कंफ्यूज ना हो, इसके लिए कार्य का समाकलन की सीमा क्या होगी? प्रारंभिक से अंतिम तक होगी। सिंपली हम इसकी सीमा यही ले लेते हैं। आई ध्यान रखना हमेशा, आई मतलब होता है इनिशियल मतलब प्रारंभिक, और एफ मतलब होता है फाइनल मतलब अंतिम। ठीक है, लिख लेना, चाहे आई मतलब है इनिशियल मतलब प्रारंभिक, एफ मतलब है फाइनल मतलब अंतिम। ठीक है, लिख लिया। अब इसमें मेन ध्यान देने वाली बात क्या है कि कार्य का मान, ये फॉर्मूला अपने पास कार्य का आ गया। कार्य की वैल्यू कब अपन पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, वो ध्यान रखना जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीज जो है उस पर ध्यान दो। पहले भी मैंने आपको कहा था कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं या वैसे भी कहीं काम कार्य का मान आता है, किसी और डेरिवेशन में भी यूज में आता है, तो आपका यही फॉर्मूला यूज में होगा। ठीक है, बात आती है कि इस फॉर्मूले का मान पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम कार्य भी पॉजिटिव नेगेटिव हुआ है। पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है एक्चुअली में, ये ओनली डायरेक्शन को शो करता है, ओनली दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तब अगर हम ये बोलें कि निकाय के द्वारा उसके परिवेश पर कार्य किया गया है, सिस्टम के द्वारा उसके सराउंडिंग पर कार्य किया गया है, तो कार्य कैसा आएगा? अपने पास पॉजिटिव आएगा। निकाय के द्वारा, ये लास्ट टाइम भी हमने लिखा होगा, फिर से लिख लेना, निकाय के द्वारा कैसा होगा? धनात्मक। मतलब कि आपके पास W
ग्रेटर देन जीरो। W ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, इम्प्लाई कि आपके पास जो आयतन में परिवर्तन है एक्चुअली में वो पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव होगा। तो प्रेशर तो अपन वैसे भी कांस्टेंट रख ही रहे हैं, प्रेशर का मान तो यहाँ नियत ही है। देखो परिवर्तन केवल आयतन में हो रहा है, पी में परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब पी का मान नियत रहेगा। पूरा जो भी आपके आयतन में चेंज हो रहा है उस दौरान दाब का मान उस पर समान रहेगा, नियत रहेगा। पी कांस्टेंट है ही एज इट इज, इसका मतलब डीवी में। अब डब्ल्यू पॉजिटिव आता है या नेगेटिव किस पर डिपेंड करता है, आयतन पर, क्योंकि परिवर्तन आयतन में हो रहा है तो उसमें कैसा परिवर्तन, तो आयतन में परिवर्तन जब धनात्मक होगा तो किया गया कार्य भी आपके पास धनात्मक होगा। दूसरी अपन बात करें परिवेश के द्वारा, निकाय पर किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। मतलब W लेस देन जीरो, इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, dV क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। ये तो शॉर्ट में लिखा है पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर है। मतलब अपन क्या देख रहे हैं, जैसे ये होता है अपने पास कोई निकाय है, ठीक है ना, और इसके बाहर का ये जो भी मान है ये पूरा क्या होता है, परिवेश होता है। अब जब ये निकाय अपने बाहर परिवेश पर कार्य करेगा तब तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। मतलब कि धनात्मक से मतलब कार्य की दिशा धनात्मक हो रही है, उस टाइम पे सही डायरेक्शन में काम हो रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव आ रहा है। उल्टा क्या हो जाए, अगर ये परिवेश अपने इस पर कार्य करने लग जाए, निकाय पर, परिवेश निकाय पर कार्य करने लग जाए तो प्रोसेस एक तरह से उल्टा हो गया, उसकी दिशा उल्टी हो गई, इसीलिए कार्य का मान कैसा आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। लिख लो ये चीजें इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन और ये दो पॉइंट्स नोट दे करके आप लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लिख लिया। फिर हमने क्या देखा था, नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा कि आलेख की पद्धति से, ग्राफिकल मेथड से हमने देखा कि कोई किया गया कार्य हम किस तरीके से बता सकते हैं, कार्य का मान क्या होगा, किस अलग अलग अवस्था में, ठीक है ना। तो उसको आप अलग अलग अवस्था से मतलब है कोई प्रक्रम समतापी हो, समतापिक हो प्रक्रम, ठीक है ना, या अगर गैस है, गैस का हमने विस्तार किया हो या गैस को संकुचित किया हो, तो अलग अलग कंडीशन में हम क्या बोले कि हमारे पास अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ किस तरीके से उनके शो हो सकते हैं, ठीक है। देखो ये आपको पता होगा, जैसे अभी अपन ने बताया कि कार्य के पॉजिटिव नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि आयतन में परिवर्तन पॉजिटिव या नेगेटिव है, कैसे, ठीक है। अब आयतन में परिवर्तन मतलब कि डीवी, डीवी का मान क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा अपने को, तो जैसे डीवी अपन आयतन लेते हैं, मान लो कोई जैसे अपने घर पे क्या होता है, गैस का सिलेंडर होता है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, एक अपने पास कोई अपन उसको एक निकाय मान लिया और उस निकाय का कुछ ना कुछ आयतन हो गया, ठीक है, उस तरीके से। तो अपन पॉजिटिव मान का मतलब ये है कि उसके अंदर जो गैस भरी हुई है, अगर उस गैस का क्या हो, विस्तार हो, गैस एक्सपेंड हो रखी हो, गैस का विस्तार होगा, उस कंडीशन में डीवी का मान अपने पास कैसा आएगा, पॉजिटिव धनात्मक होगा, जब गैस का क्या हो, विस्तार हो। एक्सपेंड, अगर इंग्लिश में लिखा होगा आपने एक्सपेंड लिखा होगा तो लिख लेना गैस का विस्तार होना, ठीक है। नेगेटिव कब होगा, कि अगर गैस पहले की बजाय और कम जगह में आ जाए, मतलब कि गैस और संकुचित हो जाए, तो इसका मतलब आयतन पहले जितना था आयतन का मान क्या हो जाएगा, उससे भी कम ही हो जाएगा अपने पास, तो उस कंडीशन में अपने पास मान कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। तो गैस का संकुचन, ठीक है,
या इंग्लिश में हम कह सकते हैं विस्तार मतलब एक्सपेंड करना और संकुचन मतलब उसको कंप्रेस करना। तो आयतन सिंपल सी बात है, कोई भी चीज अपने पास बढ़ती है तो बढ़ने को ही अपन धनात्मक वे में लेते हैं, कम होने को कभी हम पॉजिटिव तरीके से नहीं सोचते ना। वही वाली चीज है कि हमारे पास जो आयतन पहले था उसका आयतन में विस्तार हो गया, हमारे पास वो चीज बढ़ गई तो हम क्या लेंगे कि हाँ ये पॉजिटिव चेंज हुआ है। अगर हमारे पास जो चीज पहले से थी जितना आयतन था उससे भी कम हो गया, गैस उससे भी और कम दूरी में हो गई, तो हमारे पास से वो चीज गई तो हम क्या बोलते हैं कि ये इसमें कमी को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए नेगेटिव आता है। पहली चीज ये। दूसरा, आप लोग को पता ही होगा समदाबी प्रक्रम, मतलब कि पूरे प्रक्रम के दौरान हमारे पास दाब समान रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं समदाबी प्रक्रम। पता है ही, आप लोगों को बताया था मैंने, पहले से भी पता होगा आप लोगों को समदाबी प्रक्रम, कि जब किसी प्रक्रम में पूरे प्रक्रम के दौरान दाब का मान समान रहे तो क्या कहलाता है समदाबी प्रक्रम कहलाता है। मतलब कि अपन क्या कह सकते हैं इसमें, P आपके पास कैसा रहेगा, नियत रहेगा, दाब का मान नियत रहेगा, या P में अपन परिवर्तन करें dP वो कैसा हो जाएगा, बराबर शून्य हो जाएगा, P में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही एक परिवर्तन हो रहा है आपके पास समआयतनिक परिवर्तन, समआयतनिक प्रक्रम, समआयतनिक, समदाबी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। समायतनिक को हम क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, मैं अभी इंग्लिश में केवल इसलिए लिखा रही हूँ कि अगर पहले मैंने इंग्लिश में लिखवाया हो तो आप लोग देख करके पहचान लोगे। ठीक है ना। समायतनिक, तो समायतनिक का मतलब भी यही होगा कि पूरे प्रक्रम के दौरान अगर आयतन में कुछ परिवर्तन ना हो, मतलब आयतन कैसा रहे आपके पास, कांस्टेंट रहे, नियत रहे, इसका मतलब आयतन में परिवर्तन dB बराबर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये अपने 3-4 जैसे अलग अलग प्रकार के प्रक्रम हैं, सिंपल सी चीजें। तो लेकिन हम बात करें, अगर आपसे कोई ये कहे कि आप ग्राफ के द्वारा कैसे बताओगे इन चीजों को, आपको इतना थ्योरी लिख करके नहीं आना। आपको एग्जांपल दे दें कि आप तो सिंपली बस 1 नंबर का क्वेश्चन है और एक ग्राफ बना दो समदाबी प्रक्रम के लिए, तो किस तरीके से बनाओगे। तो हमने देखा था इनका आलेखीय प्रदर्शन। ठीक है, आलेखीय प्रदर्शन कैसे होगा, देखो इसको अपन नंबरिंग दे देते हैं 1 2, इसी में है 2, इसी में है 1 2, ये हो जाएगा अपना 3 और ये हो गया 4। इन चारों अलग अलग प्रक्रम के लिए हम ग्राफ की बात करते हैं। तो P में और V में क्या परिवर्तन होगा, सबसे फर्स्ट केस हमारे पास कौन सा है, जब गैस का विस्तार हो रहा हो और गैस के विस्तार के दौरान dV का मान क्या आ रहा है अपने पास, पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है, विस्तार का मान विस्तार का मतलब क्या हुआ कि dV का मान हमारे पास पॉजिटिव आ जाए। मतलब फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर हम बात करें, चलो मैं इसको मिटा ही देती हूँ अच्छे से करते हैं अपन। देखो यहाँ से हम करते हैं फर्स्ट कंडीशन, गैस का विस्तार होगा। ठीक है, W बराबर हम क्या बोल रहे हैं, PdV, मतलब कि आपके पास P dV का V इनिशियल से V फाइनल तक समाकलन कर दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, P आपके पास V फाइनल माइनस V इनिशियल आ जाएगा और ये मान ही क्या है, dV है, और dV आप कह रहे हो कि इस कंडीशन में पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, ये मान अपन बता रहे हैं कि W बराबर अपने पास क्या आ जाए, पॉजिटिव मान आ जाए। तो पॉजिटिव सिंपल सी बात है, केवल और केवल कब आएगा, जब V फाइनल का मान V इनिशियल के मान से ज्यादा होगा। ये दोनों में डिफरेंस है, आप ये मान ज्यादा हो और ये कम हो तभी तो दोनों का माइनस करने पर वैल्यू आपके पास पॉजिटिव ही आ जाएगी। अगर ये कम हो जाएगा और ये ज्यादा आ जाएगा तब तो माइनस करने पर वैल्यू कैसे नेगेटिव आ जाएगी। हम तो पॉजिटिव वैल्यू की बात करें, मतलब हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि V फाइनल यहाँ पे ग्रेटर देन होगा V इनिशियल से। क्लियर है, तो इसके लिए अगर अपन ग्राफ बनाएं तो देखिए दो कोई अलग अलग हम क्या ले लेते हैं, प्रेशर का मान ले लेते हैं, ये हमने ले लिया V इनिशियल, ये हमने ले लिया V फाइनल, दो अलग अलग आयतन का मान ले लिया, प्रारंभिक आयतन इतना है, अंतिम आयतन इतना है। ठीक है, इधर हम मान लेते हैं प्रेशर, ये हमने ले लिया P इनिशियल प्रारंभिक दाब और ये हमने ले लिया अंतिम दाब। ठीक है, मतलब फाइनल प्रेशर। ठीक, Vi के सापेक्ष हमारे पास Pi का मान क्या है, ये है,
बी एफ का मान हमारे पास ये है। क्लियर है? हम क्या बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर ये कंडीशन कुछ इस टाइप की आ जाए, ये तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, देख रहे हो आप कि आपके पास ग्राफ कुछ दिशा ये हो जाएगी। हमने क्या बताया कि कार्य का मान पॉजिटिव नेगेटिव आने का मतलब केवल दिशा से होता है। तो दिशा आपकी कहाँ होनी चाहिए, बी इनिशियल से बी फाइनल की तरफ जब दिशा होगी, इसका मतलब क्या होगा कि आपके बी फाइनल का मान बी इनिशियल के मान से ज्यादा है। और जब ये मान ज्यादा होगा इस कंडीशन में आपके पास ये ग्राफ कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, सॉरी वर्कडन पॉजिटिव आएगा और ग्राफ हमारे लिए ये बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यही बनाया था हमने पहले भी, बी इनिशियल बी फाइनल का मान। केवल देखो एक छोटे से ये जो निशान है ना, ये निशान इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इन सबको हम क्या बोलते हैं, पीवी आलेख बोलते हैं हम इन्हें, पीवी आलेख। आपसे अगर कभी पूछेंगे एग्जाम में तो मेनली आपसे पी और वी के बीच का ग्राफ ही पूछा जाता है। टी पर भी बनता है ग्राफ, लेकिन टी का थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और नॉर्मली अभी आपके लेवल पे उतना आता नहीं है। आएगा तो ये पी और वी के बीच में ग्राफ पूछ लेंगे, अलग अलग कंडीशन के लिए पूछ लिया कि ऐसे दे दिया कि जब गैसों का प्रसार हो रहा हो तो दाब और आयतन के मध्य में आलेख स्पष्ट करो। कैसा आलेख होगा, तो ये आलेख होगा कि प्रसार हो रहा है, इसका मतलब वर्कडन पॉजिटिव होगा। वर्कडन पॉजिटिव कब होगा, जब बी फाइनल का मान बी इनिशियल के अंतिम आयतन का मान प्रारंभिक आयतन के मान से ज्यादा हो। और ज्यादा दिखाना है हमें तो ग्राफ तो यही बनना है, लेकिन हम डायरेक्शन इसकी तरफ कर देते हैं। मतलब क्या है बनाने का, कि देखो हमारे पास जब आयतन का मान प्रारंभिक आयतन का मान कम है, ठीक है, यहाँ चीज देखो प्रारंभिक आयतन का मान कम है तो इसके सापेक्ष आपके पास दाब का मान ज्यादा है। ठीक है, अंतिम आयतन का मान हमारे पास ज्यादा है तो इसके सापेक्ष दाब का मान हमारे पास कम है। तो हम क्या देख रहे हैं, दाब में कमी हो रही है, प्रारंभिक से अंतिम की तरफ कमी हो रही है। और आयतन में इधर जा रहे हैं तो आयतन में इधर जाना, एरो का मतलब इधर होने का मतलब ये इधर जाना है हमें। तो प्रारंभिक से अंतिम की तरफ जा रहे हैं मतलब अंतिम आयतन का मान हमारे पास कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? बनाया भी था हमने, आपकी कॉपी में बना हुआ भी होगा, एज इट इज यही लिखा होगा। इसमें कोई हिंदी इंग्लिश वाली चीज भी नहीं है, क्योंकि भाई अब ये चीजें तो जैसे है नोटेशन वैसे ही है। खैर इतनी आप लोग को आती है मुझे पता है। दूसरा केस हम देखते हैं, नेगेटिव होने का मतलब, तो अब तो ये तो आप लोग भी फटाफट कर लोगे कि W का मान क्या है हमारे पास, P V इनिशियल और V फाइनल dV का। dV हमारे पास संकुचन के लिए कैसे आने चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब केवल कभी है कि हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल। कि अब आपके पास अगर इस V इनिशियल का मान V फाइनल के मान से ज्यादा आ जाए तो कम में से ज्यादा माइनस करोगे तो वैल्यू कैसी आएगी, आपके पास नेगेटिव ही आएगी। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे W के लिए, कि यहाँ पर आपके पास V फाइनल का मान कम हो, V इनिशियल का मान ज्यादा हो, तो ये आपके पास W का मान कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, ऋणात्मक मान आ जाएगा। ऋणात्मक मान हमें दिखाना है, उसके लिए अगर हम ग्राफ की बात करें तो सेम ग्राफ बन जाएगा। देखो P और V में केवल डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, इधर हम बता रहे हैं प्रेशर, इधर हम बता रहे हैं आयतन। प्रारंभिक दाब हमने ले लिया, ये हमारे पास अंतिम दाब हो गया P फाइनल, ये प्रारंभिक दाब हो गया P इनिशियल, ये प्रारंभिक आयतन हो गया V इनिशियल और ये अंतिम आयतन हो गया V फाइनल। Vi के सापेक्ष वैल्यू किसकी मिल रही है हमें, Pi की, और इधर Pf के सापेक्ष क्या मिल रहा है हमें, Vf मिल रहा है। क्लियर है? अब ग्राफ दोनों के बीच में यहाँ पर भी हमें यही वक्र मिलेगा, लेकिन अब इस वक्र की दिशा कहाँ होगी, तो आप बता रहे हो V फाइनल का मान V इनिशियल से कम हो, मतलब कि ग्राफ की दिशा हो जाएगी ये इस दिशा में। अब हम V फाइनल से V इनिशियल की तरफ आएंगे, ये मान आपके पास ज्यादा हो, ये मान आपके पास कम हो, ये दिशा। देख रहे हो दोनों में फर्क केवल दिशा का पड़ रहा है। ये आपको बता रहा है पॉजिटिव मान, ये शो कर रहा है नेगेटिव मान। हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को? बस यही मान तो हमें निकालने थे, उस टाइम किसी ने नहीं किया हो तो नोट कर लो चाहे।
है, देख लिया ये अपना पहला वक्र, पहला दूसरा दो वक्र हो गए। अब अपन तीसरा और चौथा देख लेते हैं। वो दोनों तो इनसे भी बहुत ज़्यादा इजी है, उसमें तो अपने को इतना फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमने कौन सा देखा, हम बात कर रहे हैं जैसे समदाबी प्रक्रम की बात करते हैं। ठीक है, समदाबी प्रक्रम का मतलब हमने क्या बताया कि जब पूरे प्रक्रम के दौरान आपका दाब कैसा हो, दाब का मान आपका समान रहे, कांस्टेंट रहे, नियत रहे। ठीक है, दाब केवल समान हो। तो देखो तीसरे पर बात कर रहे हैं समदाबी प्रक्रम। समदाबी मतलब पी का मान आपके पास कैसा रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, डीपी बराबर होगा 0। ठीक है, डब्ल्यू का मान हम जानते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी डीबी होता है। डीपी का मान तो हमारे यहाँ काम में भी नहीं आना फॉर्मूले में, पी का मान कहाँ आना है, और पी हम कांस्टेंट ही रख रहे हैं, मतलब पी एज इट इज रहेगा। तो चेंज केवल किस में होगा, डीबी है, मतलब आयतन में चेंज होगा। आयतन में चेंज वही होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और आपको पता है कि जब दाब का कुछ भी असर नहीं दिख रहा, केवल आयतन है, तो प्रारंभिक से अंतिम आयतन ऑब्वियसली सी बात है ज्यादा ही होगा, मतलब ये मान अपने पास कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस दौरान आपके पास W बराबर कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं। भाई P का मान देखो, P आपने पूरे निकाय में P का मान आपने कांस्टेंट रखा है। अब वॉल्यूम का मान है V फाइनल माइनस V इनिशियल हो रहा है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल होने का मतलब ये मान पॉजिटिव कब आएगा, जब V फाइनल आपके पास ज्यादा हो V इनिशियल से, ज्यादा हो V इनिशियल से, यही कंडीशन है। ठीक है, और जब प्रेशर का भी अभी अपन ने जो ग्राफ देखा उसमें क्या था, प्रेशर भी टाइम के साथ कम ज्यादा हो रहा था और वॉल्यूम भी कम ज्यादा हो रहा था, तो दोनों में डायरेक्शन में चेंज आ रहा था। यहाँ पर तो हमारे पास प्रेशर का मान तो फिक्स ही है, तो वॉल्यूम तो सिंपल सी बात है, प्रारंभिक से अंतिम तक जाओगे तो वॉल्यूम का मान तब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब ग्राफ आ जाएगा हमारे पास ये। इधर आप ले लो दाब, इधर ले लो आयतन। दाब हमने फिक्स रखा है तो हमने ये मान लिया दाब का। कांस्टेंट मान जानते हो कि वॉल्यूम में जो भी चेंज हो, वॉल्यूम जैसे जैसे आयतन का मान बढ़ेगा दाब का मान उसके साथ नियत रहेगा। ये नियत का ग्राफ होता है हमारे पास। अब आयतन का मान इसके सापेक्ष दो मान आ जाएंगे, ये कोई हमने प्रारंभिक आयतन ले लिया वी, और ये हमने ले लिया कोई अंतिम आयतन वी फाइनल। अब देखो दाब का इस पे कुछ फर्क ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आयतन कैसा है, आप प्रारंभिक से अंतिम तक जा रहे हो इस दिशा में, तो मान तो बढ़ेगा ही ना, तो वी फाइनल का मान इस वी इनिशियल से ज्यादा ही होगा, ये मान कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। बताओ, है ना इजी सा, ये आपका ग्राफ हो गया। पीवी आलेख किसके लिए हो गया, किसी समदाबी प्रक्रम के लिए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो दूसरी चीज अपन ने चौथा कौन सा देखा था, समायतनिक प्रक्रम। समायतनिक प्रक्रम, इसका मतलब पूरे प्रक्रम के दौरान अभी तक सब में v में परिवर्तन हो रहा था, अब v में ही परिवर्तन नहीं होगा, v कैसा हो जाएगा आपका, नियत। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि dv कैसा हो जाएगा, v में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है ना dv, तो dv हो जाएगा 0। अब अपने पास w क्या है, w बराबर होता है p dv। अब यहाँ तो dv का मान कम में आ रहा है, dv ही 0 है, इसका मतलब कार्य का मान ही कितना हो जाएगा, 0। मतलब इस दौरान किया गया कार्य का कुछ मान ही नहीं होगा, 0 हो गया। ठीक है, ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा हो जाएगा हमारे पास, अब देखो आपके पास यहाँ पे आप लेते हो p, यहाँ आप लेते हो v। p का मान तो कांस्टेंट है, कोई भी हमने एक मान ले लिया, ये मान लिया, ये हमारे पास v का मान कुछ भी नियत हो गया। ठीक है ना, जैसे p नियत था, अब v का मान कुछ भी एक नियत ले लिया हमने, इसके सापेक्ष दाब में तो लेकिन कम ज्यादा होगा, ये हमने ले लिया दाब का मान, ये हमारे पास हो गया p इनिशियल, और ये हमने मान ले लिया p फाइनल, अंतिम दाब। तो ये हो गई इसकी दिशा, ये जो हमें क्या मिल गया, किए गए कार्य का ये क्षेत्र। क्लियर है ना, इजी, समझ में भी आ गया। dv का मान हमारे पास यहाँ पे कैसा हो रहा है, 0 हो रहा है, जबकि दाब में यहाँ पे अगर आयतन में परिवर्तन ना भी हो, लेकिन हम दाब
दाब में तो परिवर्तन कर ही सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था यहाँ पे कि दाब अगर आप फिक्स रखते हो लेकिन आयतन में परिवर्तन कर सकते हो, वैसे यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। आयतन प्रारंभिक से अंतिम तक आ रहा है, फिर दिशा होगी इसके नीचे की तरफ और किया गया कार्य हो गया 0। अब किया गया कार्य 0 होने का मतलब क्या हुआ एक्चुअली में, ये नहीं मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी कार्य नहीं हुआ। इसका मतलब ये होगा जैसे आप अगर कोई न्यूमेरिकल में करते हो तो न्यूमेरिकल में ये होगा कि टोटल अगर आप कहीं पे कार्य निकालोगे समायतनिक प्रक्रम के लिए, आपको 2-4 प्रक्रम दे दिए सारे समायतनिक है, तो टोटल जो वर्डन निकालोगे आप उस पूरे निकाय के द्वारा किया गया वो आपको मान कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कोई एक निकाय किसी मात्रा में उसने काम किया, उसका मान आ गया आपके पास पॉजिटिव, दूसरा निकाय सेम मात्रा में काम कर देगा और उसका मान आ जाएगा नेगेटिव, तो टोटल मान हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या अगर आप उतनी गहराई में नहीं समझना चाहते, उतना डीपली नहीं, तो आप तो बस ये याद रखो कि समायतनिक प्रक्रम में W बराबर 0, सिंपल। तो ये आपके क्या थे, चारों के चारों आलेखीय प्रदर्शन थे, ठीक है। आलेखीय प्रदर्शन समझ में आया, किसी को उतारना हो तो उतार लो। अब इसके बाद में हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ तक का हमारा थोड़ा थोड़ा बेसिक्स हमने लेते लेते पढ़ा, ठीक है ना। जो बेसिक चीजें थी वो सब देखी। फिर हमारे पास आया था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, तो प्रथम नियम किसके बारे में था, देखो शून्यता के नियम ने क्या दिया, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दिया। कल हमने ये चीज देखी थी कि ताप क्या होता है या ताप में और ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला था, ऊष्मागतिकी के शून्यता के नियम से मिला, ठीक है। अब हम बात आए कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके बारे में बताता है, तो फिर ये चर्चा हुई कि भाई अपन अभी तक बात कर रहे हैं कि कुछ निकाय हैं, निकाय में ये परिवर्तन होता है सब कुछ, ठीक है। तो एक बात तो ये होती है कि हम यहाँ जैसे हमने कार्य की बात की कि कार्य क्या होता है, या तो ये संभव है कि निकाय के द्वारा उसके परिवेश पर कार्य किया जाए, या फिर दूसरी चीज हम बोल सकते हैं कि परिवेश के द्वारा निकाय पर कार्य किया गया हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक तो निकाय की कुछ बाह्य ऊष्मा होगी जो जैसे हमने प्रोवाइड करवाई किसी निकाय को, कुछ बाहर से हमने कुछ भी हीट प्रोवाइड करवाई, ठीक है, ये होगी, इसमें परिवर्तन होगा। दूसरा इसका मतलब ये भी होगा कि निकाय की कुछ ना कुछ आंतरिक ऊष्मा भी होगी, ठीक है ना। और आंतरिक ऊष्मा के बारे में ही क्या बताता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताता है, ठीक। तो ये फॉर्मूला दिया गया du, या इसे प्रदर्शित करते हैं de से भी, du या फिर de मतलब ऊष्मा, आंतरिक ऊष्मा में परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मान अपने पास क्या होता है, ये वैल्यू हमने लिखी थी डेल्टा क्यू माइनस डी डब्ल्यू प्लस म्यू इंटू डी एन। ये हमारे पास किसका मान आया था, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्लियर है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा क्यू का मान निकाल सकते हैं,
डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू ऊष्मा है, ये है अपनी आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, और इसमें डी लगा है, मतलब अपन क्या बता रहे हैं, इसमें परिवर्तन बता रहे हैं, तो ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। डेल्टा क्यू क्या बता रहा है? ऊष्मा में परिवर्तन, हीट। तो डेल्टा क्यू का मान क्या आ जाएगा अपने पास? डी यू प्लस डेल डब्ल्यू माइनस म्यू इंटू डी एन। ये नियम क्या कहलाया? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाया। अब इस फॉर्म में लाने का मतलब क्या हुआ कि भाई ये चर्चा की गई कि यदि किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करना हो तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के 3 संभव तरीके हो सकते हैं। ठीक है, 3 संभव तरीके। पहला तरीका कौन सा हो सकता है कि आप उसकी जो भी ऊर्जा का मान है, जो भी हीट है, ऊर्जा हमने लिए ऊष्मा जो है हमारी, ऊष्मा मतलब हीट, या तो आप कुछ हीट निकाय को दे दो या फिर कुछ हीट निकाय से ले लो। मतलब कि एग्जाम्पल वही हो गया कि मतलब जैसे हीट हमने किसको बोला? ऊष्मा के प्रवाह को ही तो बोलते हैं। ऊष्मा किसको बोलते हैं? ऊर्जा के प्रवाह की दर को ही तो अपन हीट बोलते हैं ना। कल हमने देखा था हीट मतलब ऊष्मा, ऊष्मा किसको कहा था? ऊर्जा के प्रवाह को। ठीक है, और इस ऊष्मा का अगर हम माप की बात करें तो वो क्या होता है? टेम्परेचर होता है, पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। तो ये बात आई कि आंतरिक ऊर्जा कुछ चीज होती है। अब उस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करना हो तो कैसे करें? तो बताया कि उसके 3 तरीके संभव है। 3 तरीके कौन से? या तो आप उससे कुछ अमाउंट में ऊष्मा ले लो या उसको दे दो। ठीक है, कि मतलब ये निकाय की आंतरिक ऊर्जा है, उसके आंतरिक ऊर्जा को कुछ ऊष्मा हम दे देते हैं ताकि बढ़ जाए, या फिर कुछ उससे ले लेते हैं ताकि कम हो जाए। दूसरा तरीका है कि उसके द्वारा, निकाय के द्वारा जो किया गया कार्य है, हम कार्य में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, कार्य में परिवर्तन किससे होगा? P इंटू डी वी होता है, मतलब कि आप इनडायरेक्टली क्या कर दो? आयतन में परिवर्तन कर दो। तो इसका मतलब आंतरिक परिवर्तन के द्वारा भी क्या हो जाएगा? इसमें आंतरिक ऊर्जा में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम ये बोल दें कि या तो आप निकाय के द्वारा कुछ कार्य करवा दो या फिर परिवेश के द्वारा निकाय पर कुछ कार्य करवा दो, तो डेल्टा डब्ल्यू के मान में परिवर्तन हो जाएगा। और तीसरी चीज कहा गया कि डी एन, डी एन किसको प्रदर्शित करता है? कणों की संख्या में परिवर्तन। डी एन, एन क्या है? कणों की संख्या, और डी एन कणों की संख्या में परिवर्तन। कणों की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, तो ये 3 तरीके पाए गए। अब ये ऐसे ही नहीं आ गया होगा, ये फॉर्मूला इसके उन्होंने बहुत टाइम की खोज की होगी, बहुत एक्सपेरिमेंट करके तब उन्होंने कि इसको माइनस कर दें, 2 को प्लस में रखें, फिर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन बिठाई होगी उसके बेस पर। लेकिन ये जो नियम आया, इसे किस नाम से जानते हैं? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, जिसके अनुसार हम क्या कह सकते हैं? देखो हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो लिखना, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या, कि किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का एक निश्चित मान होता है। ठीक है, दूसरी चीज हम लिखे कि निकाय की, अर्थात यदि हम निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके 3 संभव तरीके हैं। कौन से? पहला तरीका लिखोगे कि निकाय की ऊष्मा में परिवर्तन हो, अर्थात निकाय से कुछ ऊष्मा ले ली जाए अथवा निकाय को कुछ ऊष्मा दे दी जाए, पहली चीज। दूसरा पॉइंट लिखोगे कि निकाय के द्वारा कोई कार्य परिवेश पर कराया जाए या परिवेश के द्वारा निकाय पर कोई कार्य करवा दिया जाए जिससे कि कार्य में परिवर्तन हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखोगे कि कणों की संख्या में परिवर्तन हो, अर्थात या तो आप निकाय में से कुछ मात्रा में कण बाहर निकाल लो या फिर उसमें कुछ और कण आप ऐड कर दो, कम ज्यादा कैसे भी करके। तो इन तीनों के संयोग से क्या मिल जाएगा हमें? उसके इन तीनों का ही असर किस पे पड़ेगा? उसकी आंतरिक ऊर्जा पे पड़ता है। पहली बात तो ये देखिए कि आंतरिक ऊर्जा पे असर किसका पड़ता है? देखो कणों की संख्या में परिवर्तन का भी उस पर असर पड़ता है, पड़ता है, ये हर जगह पड़ता है। देखो डेली उसमें आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आप एक कोई बड़ी जगह हो और उसमें 5 लोग हो ओनली, एक बड़ा सा हॉल है उसमें केवल 5 लोग हैं, अलग अलग कोने में स्थित है, तो क्या होगा वहां पर? किसी प्रकार की बेचैनी या किसी को गर्मी लग रही है या ज्यादा हो रही है या भीड़ भाड़ दम घुटना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि लोग कम है, जगह हमारे पास ज्यादा है। दूसरा, अगर हम क्या करें, उसी जगह में या कमरा हम उससे छोटा कर दें और उसमें 50 लोगों को डाल दें, 50 लोग डालने का मतलब क्या हो जाएगा कि सब लोग इधर उधर एक दूसरे के बिल्कुल आसपास रहेंगे, वहाँ वो माहौल ही अपने आप ही वहाँ दम घुटा हुआ सा हो जाए। क्यों?
गर्मी होगी, किसी को पसीना आ रहा है, कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, अलग अलग टाइप के वहाँ पे सारे के सारे प्रोसेस होंगे, कोई ज़्यादा तेज बोल रहा है, बच्चे कोई चिल्ला रहे हैं, तो उन सब की वजह से क्या होगा, किसी प्रकार की एक अजीब सा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। एनवायरनमेंट का मतलब वहाँ पे एक अलग टाइप की हीट अपने आप जनरेट होती है, ठीक है ना। वही असर है यहाँ पे भी। एक निकाय है कोई भी, उसमें कणों की संख्या में अगर आप परिवर्तन करोगे तो उसका फर्क भी उसके आंतरिक ऊर्जा पर पड़ेगा। कार्य में अंतर करोगे तो भी फर्क पड़ेगा। और क्यों क्या होती है ऊष्मा, ध्यान रखना हमेशा 3 चीजें, ऊर्जा, ऊष्मा और ताप। कहने में तीनों चीजें एक आती हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस भी है। ऊर्जा है एनर्जी, ऊष्मा है हीट, और ताप है टेम्परेचर। अगर तीनों चीजें एक ही होती तो हम 3 नाम क्यों देते। या बोलोगे कि मैम क्या पता एक दूसरे के पर्यायवाची हो, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा इनमें चेंज है, ठीक है। चेंज क्या है, ऊर्जा हमने बताया जैसे कि हमारे पास आंतरिक ऊर्जा है, ठीक है। ऊर्जा किसी वस्तु की जैसे आंतरिक ऊर्जा होती है, उसकी जो भी उसकी चाल होता है, उसके गति के कारण कुछ ना कुछ ऊर्जा जनरेट होती है, जो उसकी गतिज ऊर्जा के कारण हो सकती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के कारण हो सकती है, और भी विभिन्न प्रकार की कुछ ना कुछ उसकी ऊर्जा होगी। दूसरा, ऊर्जा के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, ऊष्मा कहा जाता है। ऊर्जा के प्रवाह की दर को किसी एक निकाय से दूसरे निकाय में हीट एनर्जी फ्लो हो रही है, ठीक है ना। एक के बाद जैसे कल हमने एग्जांपल देखा था बाल्टी में पानी का, कि पानी ऊपर से गर्म है नीचे से ठंडा है, कुछ टाइम बाद पूरे को हिला दो तो आप देखोगे पूरे का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, वो ऊर्जा थी, ऊपर ऊपर वाले कुछ कणों के पास गर्म ऊर्जा थी, इस कारण वो गर्म थे, उन्होंने अपनी ऊर्जा का प्रवाह हुआ ऊपर से नीचे की तरफ, और उसके फलस्वरूप सबका टेम्परेचर एक जैसा हो गया। तो ऊष्मा क्या होती है, ऊर्जा का प्रवाह। और टेम्परेचर क्या होता है कि ऊष्मा की माप जो होता है वही टेम्परेचर होता है, कि कुछ चीज़ गर्म है, लेकिन कितनी गर्म है उसको जो मेजरमेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी। यहाँ से हम किसका मान निकाल सकते हैं, ऊष्मा में परिवर्तन का मान निकाल सकते हैं। नियम तो ये होता है, प्रथम नियम ये है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के लिए दिया गया प्रथम नियम, लेकिन इस फॉर्मूले से भी ज्यादा यूज में आता है पूरे थर्मोडायनेमिक्स में ये फॉर्मूला, क्योंकि मोस्ट ऑफ जगह हमें जरूरत किसकी पड़ती है, इसकी ऊष्मा में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए हम ऊष्मा में परिवर्तन का मान भी इसी सूत्र से ये निकाल सकते हैं। ये था आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, समझ में आया। इस नियम के द्वारा किसका कॉन्सेप्ट मिला हमें, ऊर्जा का कॉन्सेप्ट मिला। जीरो नियम शून्यता का नियम था, उसके द्वारा किसका कॉन्सेप्ट मिला था, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट मिला था। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। 2 नियम आपके फर्स्ट यूनिट में आ गए हैं। सेकेंड यूनिट शायद सेकेंड नियम जो है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, वो हो सकता है शायद आपकी सेकेंड यूनिट में होगा, सेकेंड और थर्ड नियम उसमें है शायद, है ना। फर्स्ट यूनिट में हमारे यही था, ऊष्मागतिकी का शून्यता का नियम और प्रथम नियम। क्लियर है, चलो ये चीज हो गई कंप्लीट। अब आपको पढ़ना है, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो मैं बता रही हूँ, ऊष्मागतिकी का शून्यता का और प्रथम नियम इस यूनिट में है, जो हमने दोनों पढ़ लिए। अब बात आती है कि ये जो डेल्टा क्यू है, इसका अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग प्रकार के प्रक्रमों में प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ से आपको डी यू का मान भी मिल रहा है, डी डब्ल्यू भी मिल रहा है, डी एन भी मिल रहा है, डी क्यू मिल रहा है, इन सब का मान किस प्रक्रम में किस प्रकार से हम कर सकते हैं। प्रक्रम कौन से, जैसे अभी हमने पढ़ा संतापिक प्रक्रम पढ़ा, समायतनिक पढ़ा, ऐसे ही संतापिक प्रक्रम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल बोलते हैं। आइसोथर्मल मतलब उस पूरे प्रोसेस में क्या कर दें, अगर हम किसी प्रक्रम में किसी पूरे संपूर्ण प्रक्रम के दौरान उसका ताप जो हो वो नियत हो, T बराबर कैसा हो, कांस्टेंट हो, तो क्या कहलाएगा, संतापिक प्रक्रम कहलाते हैं। ऐसे एक होता है रुद्धोष्म प्रक्रम, नाम से क्लियर है, रुद्धोष्म का मतलब जहां ऊष्मा अवरुद्ध हो जाए। अब अवरुद्ध हो जाने से मतलब ये है रुद्धोष्म, जहां ऊष्मा अवरुद्ध हो जाए। ऊष्मा अवरुद्ध होने से मतलब है हमारा कि ऊष्मा अवरुद्ध कहाँ होगी, तो ना अंदर की ऊष्मा बाहर जा पाएगी, ना बाहर की ऊष्मा अंदर आ पाएगी। क्लियर है। और रुद्धोष्म प्रक्रम मोस्टली कौन से होते हैं, जो कल हमने निकाय पढ़े थे 3 टाइप के, उसमें हमने तीसरा पढ़ा था विलगीत निकाय। नॉर्मली विलगीत निकाय रुद्धोष्म प्रक्रम की तरह हम मान सकते हैं, क्यों, वो इतने ज्यादा अलग थलग होते हैं कि ना तो वो एनर्जी किसी से ले सकते हैं ना दे सकते हैं, तो रुद्धोष्म की तरह काम करते हैं। या फिर हम डेली लाइफ में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आप लोग जानते हो आजकल जैसे कई ऐसे एयर टाइट डब्बे होते हैं जिनमें हवा तक भी अंदर आ जा नहीं पाती, कोई चीज जिसको हमें हवा लगने से जो चीज खराब हो जाती हो, ऐसी चीजों को स्टोर करने के लिए यूज में लिया जाता है वो डब्बे। उनमें एक्चुअली में प्रोसेस क्या होता है, यही तो होता है रुद्धोष्म।
या बाहर की कोई उष्मा उसमें अंदर जाए ना, अंदर की उष्मा बाहर आए, तो वो चीज़ आपकी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बनी रहेगी अच्छी, ठीक है ना। तो मतलब उसमें क्यू में परिवर्तन डेल्टा क्यू बराबर कैसा हो जाए, 0 हो जाता हो, ठीक है। यहाँ पर अपने पास डेल्टा टी बराबर 0 हो जाता हो, ठीक है। इस टाइप के आपके विभिन्न अलग अलग प्रकार के प्रक्रम हैं। अब हमें उन प्रक्रमों के बारे में पढ़ना है और प्लस उन प्रक्रमों पर हम इन सारे ये जो हमने प्रथम नियम पढ़ा इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस प्रथम नियम के अनुप्रयोग एक तरीके से आप मान सकते हो, ठीक है। तो देखो हम बात करें प्रक्रम कितने प्रकार के हो गए हमारे, 5 प्रक्रम हो जाते हैं, ठीक है। प्रक्रम 5 प्रकार के हो गए। पहला होता है रुद्धोष्म, जिसमें उष्मावृद्ध हो जाए, मतलब आपके पास क्या हो जाए, डेल्टा क्यू बराबर 0 हो जाए, क्यू में परिवर्तन 0 हो जाए। दूसरा अपन बात करें संधाविक, संधावी प्रक्रम, ये अभी हम पढ़ भी चुके हैं, जिसमें पी आपका बराबर कैसा हो जाए, नियत हो जाए, या डीपी कैसा हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तीसरी हम बात करें समायतनिक, समायतनिक होने का मतलब V बराबर कैसा हो जाए पूरे प्रक्रम के दौरान, नियत हो जाए, मतलब dV बराबर 0 हो जाए, ठीक है। चौथा प्रक्रम अगर हम बात करें कौन सा होगा, संतापी प्रक्रम, संतापी का मतलब T पूरे प्रक्रम के दौरान कैसा रहे, नियत रहे, टेम्परेचर नियत रहे, मतलब कि आपके पास dt बराबर कैसा आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। पांचवा हम बोलते हैं नॉन डिफ्यूजिंग, मतलब अविसरणीय। अब तो डिफ्यूजन पढ़ चुके हो आप, तो आप समझ जाते हो ना डिफ्यूजन का मतलब। हमने पढ़ा तो था सेकेंड या थर्ड चैप्टर में, जहाँ हमने ट्रांसपोर्ट फिनोमिना पढ़ा था, या ट्रांसपोर्ट फिनोमिना मतलब वो जो 3 प्रकार के हमने अभिगमन घटनाएं देखी थी ना, बड़ा अच्छा सा टॉपिक था। शांता गुणांक देखा था, एक विसरण गुणांक देखा था, एक धारा घनत्व देखा था, वही तो था। ये हमारे क्या हो जाएगा, अविसरणीय। तो विसरण का मतलब हमने क्या देखा था कि जब कभी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ कणों का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या बोला जाता है, वो घटना हम विसरण कहते हैं। अब ऐसा प्रक्रम हो अविसरणीय प्रक्रम, अविसरणीय प्रक्रम का मतलब हो गया कि उसके में आपके क्या हो कि विसरण नहीं हो। विसरण नहीं होने का मतलब कि दोनों ही जगह, ये आपका कोई उच्च सांद्रता का रीजन है, क्षेत्र है, या आपकी निम्न सांद्रता का क्षेत्र है। विसरण हम किसको बोलते हैं कि जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कणों का प्रवाह हो जाएगा, तो क्या होगा, चेंज तो इसके कणों की संख्या में भी चेंज होगा और इसके कणों की भी संख्या में भी चेंज होगा। यहाँ से कुछ कण निकल गए तो इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया, इसके पास कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो इसके पास पॉजिटिव हो गया, ठीक है। चार्ज से मतलब है हमारा एक तरह से कमी और अधिकता को केवल हम बताना चाह रहे हैं। विसरण, अविसरणीय प्रक्रम का मतलब क्या हो गया कि विसरण नहीं हो, मतलब ना तो यहाँ से कुछ आए ना इसके पास कुछ आए, इसका मतलब दोनों में ही कणों की संख्या में परिवर्तन कैसा हो जाए, 0 हो जाए। तो dn बराबर कैसा हो जाए, 0। आया समझ में। ये हमारे 5 प्रकार के प्रक्रम होते हैं। इसे हम कई बार क्लोज्ड प्रोसेस बोलते हैं या बंद प्रक्रम भी हम इसको बोलते हैं, बंद प्रक्रम। बंद से मतलब भी वही होता है कि कोई जैसे क्लोज्ड, पर हमने देखा था ना वो जो 3 प्रकार के निकाय देखे थे, खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय। तो बंद निकाय में हमने क्या देखा था कि एनर्जी तो बाहर अंदर हो सकती है, लेकिन उसमें जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ना तो अंदर कुछ रख सकते हैं ना उसमें से कुछ निकाल सकते हैं। तो ये प्रकार से बंद प्रक्रम की तरह ही कार्य करता है, ठीक है। ये 5 प्रकार के आपके प्रक्रम पढ़े थे हमने पहले भी, ध्यान होगा आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, इसमें से हर एक प्रक्रम के लिए किस प्रकार से हम, जो अभी हमने पढ़ा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, उसे हम किस तरीके से उपयोग में ले सकते हैं हर एक प्रक्रम को, वो हमें यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। ऐसे हम उसको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अभी हम इतना ही करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में
एक एक बार सारा आइसोबारिक आइसोप्रोरिक जो भी है संतापी संतापी आयतनिक इन सब के बारे में, इनमें अब हमें क्या मिलेगा, एक एक अलग अलग प्रकार के कुछ हो सकता है फॉर्मूले भी मिले, कुछ अलग प्रकार के सूत्र मिलेंगे, मतलब उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए। जैसे हमारे पास ये अलग आया है ना, अभी समतापी और समायतनिक के लिए तो किया गया कार्य आप देख चुके हो, अभी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था उनका आलेख से, वहाँ हमने निकाला था वर्क डन का मान, वही मान हो जाएगा। लेकिन जैसे समतापी प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम है, इनमें किया गया कार्य का मान क्या होता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो पहले भी हमने डेरिवेशन की थी कंप्लीट, फिर से डेरिवेशन कर लेंगे। जिन स्टूडेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को जिनको प्रॉब्लम रही हो पहले कभी डेरिवेशन में, तो आप उनको बता देना कि फिर से रिवीजन हो रहा है, तो अगर किसी को समझना हो तो वो अभी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे आगे की क्लास डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। पांचों के पांचों प्रक्रम, एक चक्रीय प्रक्रम भी होता है, उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे कि चक्रीय प्रक्रम में मतलब क्या, कैसे कार्य किया गया, कार्य का मान क्या होता है, ये सब कुछ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।